हाँ जी देवियों सज्जनों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? तो देखो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, दैट इज वी बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। अब देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के हैं, जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जितना ईजी है उतना ही हार्ड है, जितना डेडिकेटेड है उतने ही नॉन डेडिकेटेड भी हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ के इनको पढ़ोगे उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे। अभी वो टाइम में गया कि आपके पास क्वेश्चन आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टेल्स अबाउट द अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, तो आप वहां पर आर्टिकल 18 लिख के आ जाओगे और आपका काम हो जाएगा। आजकल वो टाइम गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, हवा नहीं लगती। ठीक है, तो समझ के करना कि कौन सी फंडामेंटल राइट को क्यों लाया गया था, उस टाइम पे क्या आवश्यकता थी। मैं बैठा हूं, वी गॉट योर बैक, डोंट वरी, है यहाँ पर आपको सब कुछ करवा देंगे। स्टिल आपको एक बार ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर के थोड़े सावधान हो जाना, थोड़े अटेंशन हो जाना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले ये जो मैंने लिखे हैं बिल्कुल बेसिक बातें हैं, इन बेसिक बातों को अपने देखेंगे और आगे चलते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे का मतलब 22 पार्ट्स हैं, उनमें से पार्ट 3 जो हमारा है वो हमारा बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार। देखो, इंसान के ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, सोसाइटी के, समाज के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, अधिकारों के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। तो इंसानों के जब उन फंडामेंटल्स का हनन होगा तो ये राइट्स हमारे उन काम पर आते हैं। बेसिक राइट जो इंसान की हर चीजों से परे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से, इंसान की मूल जड़ से जुड़े हुए हैं, वो राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं। जैसा कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको असेंबली पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था वी हैव अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। 60 कंट्रीज से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया कुल मिला के। उसमें से जो हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं, क्योंकि अमेरिका में फ्रीडम राइट्स मैग्ना कार्टा बहुत आती रहती है। वैसे ही अमेरिका में इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये आपको जानने की आवश्यकता तो नहीं है, पर पता होना चाहिए। देखो, अब जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स लेके आए तो लाने का मतलब क्या था, क्यों लेके आए? तो हम लेके आए क्योंकि हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी थी जो कानून से चले, आदमी से ना चले। गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो, गवर्नमेंट ऑफ मैन ना हो। उस चीज को इंश्योर करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट। चलो, जैसे मैंने इनको बोला है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है इनको यूएसए के अंदर, तो यूएसए से हमने बोरो किया, बिल ऑफ राइट्स को हमने बोरो किया, तो इसको बोल देते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स को। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। डेमोक्रेसी समझते हो ना, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और पॉलिटिकली डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इस चीज को इंश्योर करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये लाइनें सीधी सीधी लिखी गई हैं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में आती तो मजाक नहीं कर रहा भाई, तोते उड़ जाएंगे। ऐसे पास में निकलेगी खंच खंच तीरों की तरह लाइनें, समझ नहीं आएगा। तो पहला तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है कि हम प्रमोट करें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, प्लस हमारा एम क्या है इसका दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो, कानून की सरकार हो, आदमी की सरकार ना हो। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं इनको, तो इसलिए हमने वहां से बोरो किया। तो दीज आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, सारे के सारे राइट्स जो है वो अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे राइट हैं जो अवेलेबल है अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, सम राइट्स ओनली। तो पूरे के पूरे जितने भी हम आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, इस पार्ट के अंदर जरूर 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हैं वो 14 से लेकर 32 तक है। तो हम जितने भी राइट्स पढ़ेंगे सारे स्टेट के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ हैं जो हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बता दूंगा। कुछ एक नेगेटिव राइट्स हैं, यानी कि वो बाउंड करते हैं सामने वाले को, आप ऐसा नहीं कर सकते वरना मेरा जो मौलिक अधिकार है वो हनन हो जाएगा। कुछ एक पॉजिटिव राइट्स हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता, किसी ने रोका ऐसा करने से तब भी मेरा मौलिक अधिकार खनन हो जाएगा। इन शॉर्ट, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनकी रक्षा कौन करता है? संविधान। These rights are defended by the Constitution। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई एम सॉरी, गलती हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुप्रीम कोर्ट। मैं वही सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, बाय सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है? अब यहाँ पर बातें लिखने से थोड़ी कुछ हो जाता है। मैं लिख दिया सम नेगेटिव, सम आर पॉजिटिव, सारे स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिविजुअल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी, डेमोक्रेसी से काम चलेगा, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनेगी, गवर्नमेंट ऑफ मैन नहीं होगा। लेकिन तब तक काम नहीं आएगा ना जब तक इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ हो ना, कि किसी ने कुछ तोड़ दिया तो कम से कम अपने पास कुछ जगह तो ज्यादा के हम जब हमारा दुखड़ा रो सके कि साहब देखो हमारे साथ कितना गलत हुआ है, तो वो प्रोटेक्शन देता है, डिफेंड करता है इसको आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ये अभी आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिन्होंने पढ़ा होगा पहले उनको पता होगा, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट है सैक्रोसेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? एकदम पवित्र चीज जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, राइट। अब कोई चीज पवित्र है तो पवित्र है भाई, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वो सैक्रोसेंट हो जाती है। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है भाई, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस हैं, कर्टेल कर सकते हैं इनको। आगे से ना ध्यान से लिखूंगा चीजें, ठीक है। कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि हमारे जो फंडामेंट राइट है वो सैक्रोसेंट नहीं है, वो पवित्र नहीं है इतने, क्योंकि उनको पार्लियामेंट के द्वारा कर्टेल किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन पास करके। इतनी जो बेसिक बेसिक बातें आपको बताइए, अपेक्षा करते हो इतने समझ में आ गई होगी। चलिए अब पूरे जोरों शोरों से दोनों हाथ से तालियां बजा के शुरू करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है हमारा इसके अंदर आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल 12 बेसिकली हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है। अब ये स्टेट वैसे तो आपको पता होगा, पर ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जिस स्टेट से हम वाकिफ है। यहां पर पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, कि पूरे फंडामेंटल राइट में आपको बार बार यूं नहीं लिखेगा कि कौन इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के अंदर है, स्टेट ही लिखेगा। वो स्टेट जो आगे आने वाली टर्म्स में मेंशन होगा, उस स्टेट का मतलब जो है वो आर्टिकल 12 में बता दिया। तो यहां पर स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, जो हम आगे पूरे आर्टिकल्स में आएगी उनको समझेंगे कि स्टेट का क्या होता है। कि जहां पर भी स्टेट आगे आने वाले आर्टिकल्स में, उसका मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में लिखा है। तो स्टेट में पहली चीज तो होगी, चाहे आप ले लो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के साथ चाहे आप ले लो एग्जीक्यूटिव। जब भी आप स्टेट बोलोगे उसके अंदर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आ जाएगा यूनियन का, यूनियन यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा, यहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आ जाएगा स्टेट का, जो हमारे राज्य होते हैं उनका। कहीं पर भी स्टेट वर्ड आ रहा है तो उसके अंदर चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे यूनियन का, वो आ जाएगा, चाहे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो स्टेट का, वो भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। प्लस यहां पर अदर अथॉरिटीज भी आ जाएंगी। चाहे जब भी मैंने स्टेट बोल दिया आने वाले कोई भी आर्टिकल के अंदर, उसका मतलब यूनियन का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, उसका मतलब स्टेट का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, उसका मतलब अदर अथॉरिटीज भी हो सकता है। अब भाई अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा? आई एम सॉरी, तो भाई अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा वो देखते हैं। तो अदर अथॉरिटीज का मतलब इसके अंदर एक तो हो सकता है पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनियन की जो कंपनीज होती है, पीएसयू होती है वो, प्लस ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट ने फंड किया किसी भी तरीके से, तो वो भी हमारे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। उनके ऊपर भी फंडामेंटल राइट्स लग सकती हैं, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। तो यहां तक आपको भाई सारा समझ में आ गया होगा, मैं ये अपेक्षा करता हूं आपसे, ओके। प्लस यहां पर अदर अथॉरिटीज के अंदर एक और चीज आती है, वो होती है ऑल लोकल अथॉरिटीज। ऑल लोकल अथॉरिटी, जब मैं आपको पंचायती राज वगैरह पढ़ाऊंगा तब सारा बताऊंगा कि ऑल लोकल अथॉरिटीज वगैरह क्या है। तो सारी की सारी जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज होती है? हमारे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ और कौन सी होती है? पंचायत, तो ये भी इसके अंदर आ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि देखो, कोई भी ऐसा कानून होगा जो मूल अधिकारों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। आप किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। करोगे तो हम फिर कहां जाएंगे? हमारे डिफेंडर के पास, जो कौन था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 भारत का संविधान 1950। चल सकते हैं आगे। तो आर्टिकल 12 आपको समझ में आ गया, इतना ही आर्टिकल 12 में, और इस ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। देखो आर्टिकल 13 की वैसे कानून भाषा तो देखो बहुत उटपटी से ऊपर नीचे हो रखी है। मैं आपको इन शॉर्ट आर्टिकल 13 की कानून भाषा का एक वर्ड बता देता हूं, जो किसके बारे में बात करता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, जो कि हम शेड्यूल 9 पढ़ा था, तो मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। जिसको देखना हो, समझना हो, वो बेसिकली पीछे क्लासेस में जा सकता है। पॉलिटी में एक क्लास होगी शेड्यूल्स की, उसके अंदर जो शेड्यूल 9 है उसके अंदर मैं आपको जुडिशियल रिव्यू समझा चुका हूँ। जुडिशियली रिव्यू करती है कोई भी कानून के ऊपर। अब किसके ऊपर करेगी? जाहिर सी बात है, जो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को कैसे ना कैसे तरीके से। अब 13 का जो 1 बोलता है इसके अंदर, वो क्या बोलता है और देखते हैं भाई। 13 का 1 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ, एनी लॉ, जो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ऐसा कोई भी लॉ जो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। समझ में आया? ऐसा कोई भी कानून जो किसी ना किसी तरीके से इनकंसिस्टेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वॉइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, शैल बी वॉइड, मान्य नहीं होगा। कितना मान्य नहीं होगा? उतना एक्सटेंट तक जितना वो इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी समझे कि नहीं लालो?
कि भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है शैल बी वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। लेकिन 1 वाला जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है कि कौन से कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि जो कानून 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुए थे, राइट। कि ऐसा कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुआ था और वो कहीं ना कहीं संविधान आने के बाद आज हमें पता चल रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, तो वो वॉइड हो जाएगा जितना वो इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, संविधान आने से पहले कानूनों के लिए। वैसे ही सेम हमारा 13 का 2 बोलता है, लेकिन 13 का 2 ये बोलता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, यानी कि ऐसे कानून जो संविधान आने के बाद आए हैं। सेम वही, अगर मान लो एनी लॉ, सेम वही डेफिनेशन है, जो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, जो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। किससे इनकंसिस्टेंट है? फंडामेंटल राइट से, तो वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। कितना वॉइड होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी इनकंसिस्टेंसी होगी उतना वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब ये जो है वो हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, यानी कि ऐसे कानून जो हमारे संविधान के आने के बाद बने हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए लिख देता हूं 26 जनवरी 1950 के बाद जो बने हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, और दूसरा मैं आपको बता दिया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी कानून हो जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा हो या फिर उनको इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के अलावा, तो जितना इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ये वर्ड आपको नहीं भूलना है। पूरा का पूरा कानून कभी वाइड नहीं होता, जितना उसकी इनकंसिस्टेंसी है उतना वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब भाई 13 का 3 क्या बोलता है, आओ देखते हैं। 13 का 3 बोलता है कि लॉ माने क्या। भाई आपने लिख दिया ऊपर भी लॉ नीचे भी लॉ, ऊपर लिख दिया 13(1) मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, 13(2) लिख दिया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। लेकिन कानून माने क्या? कानून के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पहला तो कोई भी मान लो ऑर्डिनेंस होगा जो राष्ट्रपति के द्वारा फाइल किया जाता है, कोई भी ऑर्डिनेंस का आर्टिकल बता रहा तो आपको 123 होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि बाय प्रेसिडेंट किया जाता है वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा, यानी राष्ट्रपति जी भी हमारे ऐसा कोई भी कानून पास नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा हो हमारे फंडामेंटल राइट्स को। और लॉ के अंदर क्या आएगा? और लॉ के अंदर आएंगे भाई ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के साथ यहां पर आएंगे बायलॉज, बायलॉज के साथ यहां पर आएंगे रूल, कोई भी ऐसा रेगुलेशन, ये सब भी किसके अंदर आएंगे? हमारे कानून के अंदर आएंगे, या फिर कोई नोटिफिकेशन। जो भी ऐसी कोई भी चीज आ जाती है वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रही है, तो वो भी भाई लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगी। जरा चींचा पापा टिकी करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। दूसरा, कोई भी ऐसा कस्टम जो पुराने उल्लेख चलते आ रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी यूजेज जो कोई भी है, वो भी हमारे लॉ के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी कस्टम भी नहीं हो सकता, यूजेज भी नहीं हो सकता जो कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। लेकिन ये कस्टम्स एंड यूजेज वही होने चाहिए जो हारे हैं किसकी मदद से? फोर्स ऑफ लॉ, कानून उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा है कोई ना कोई, ठीक है। तो वो भी अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेट कर रहे हैं तो वो भी किसके अंडर आ जाएंगे? लॉ की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। हेंस उनको भी रोक दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड कर दिया जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अब देखें 13(4) क्या कहता है भाई। 13(4) कहता है कि ये जो 13 का 4 है ये शुरू में नहीं था, हमने क्या है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 1971। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 1971। अब ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, अब ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 अप्लाई किया। इसने ये बोला कि जो आप 13(2) में बात करके आए हो, अब 13(2) में हम किसकी बात करके आए थे? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, जो कानून संविधान आने के बाद लगे, है ना। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की जो कि 13(2) में आप बात करके आए हो, वो लॉ की जो यहां पर बात हो रही है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही आएगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कानून आएगा, उसके अंदर और कोई कानून नहीं आएगा। यानी कि रूल्स रेगुलेशंस ये वो अमेंडमेंट वगैरह नहीं आएंगे। तो ऑर्डिनरी लॉ आएगा तो क्या नहीं आएगा? इट डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट, इट डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट। यानी कि अगर हम, यानी कि हम का मतलब पार्लियामेंट बाद में संवैधानिक संशोधन करती है,
ठीक है, संवैधानिक संशोधन करती है 368 के अंडर, उसके ऊपर आप 13(2) नहीं लगा सकते। क्यों ऐसा बोला भाई? ऐसा तो मान लो पार्लियामेंट कोई संवैधानिक संशोधन करके किसी जगह में कोई चेंज करना चाहे और कर दिया, और करने के बाद क्या हुआ, वहां पर 13(2) आगे खड़ा हो जाएगा, भाई हमने बोला था आपको कानून का मतलब ये भी होता है, तो भाई साहब इसको वॉइड है, इसको एक्सटेंड तक आप खत्म करो, जाहिर सी बात है। लेकिन पार्लियामेंट अपने पास पावर रखना चाहती थी, तो उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 पास करके ये बोला कि जो आपने 13(2) की बात करी है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, उसके अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज आएंगे और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाद में हम कोई अमेंडमेंट करें और सुप्रीम कोर्ट आके हमारी ही छाती दबा दे कि यार तुमने ये क्या किया है, ये तो वॉइड है, इसको इनकंसिस्टेंट है, इसको एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक इसको वॉइड करो। ऐसा प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए उन्होंने ये 13(4) डाल दिया और उसमें लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 13(2) which is the post constitution law shall not apply to the ordinary laws, shall only apply to the ordinary laws, but it shall not apply to the constitutional amendment under article 368। ठीक है जी, चलो। अब बेसिकली अगर मैं आपको जैसे 13 लिख के आया हूं, जुडिशियल रिव्यू, यहां पे लिखा ना जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू बेसिकली 13(2) को ही कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बहुत ज्यादा नटशेल में बताऊं तो जुडिशियल रिव्यू 13(2) ही होता है। जुडिशियल रिव्यू 13(2), यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ही हमारे जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। आज वो कैसे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अब कैसे करना है अपने को इसमें बाइफरकेट, दो तरह की डॉक्ट्रिन अपने को यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, दो तरह की डॉक्ट्रिन अपने को यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। पहले अपने पढ़ते हैं DOE, DO का E का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, और दूसरी यहाँ पर पढ़ते हैं अपने DOS, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। तो पहले तो अपने कौन सी पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ते हैं, दूसरे अपने कौन सी पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बात करती है सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में, जो कानून हमारे संविधान आने से पहले आए थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। क्या कहती है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब किससे इनकंसिस्टेंट होगा? फंडामेंटल राइट से। अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो क्या होगा, बाद में अगर उसकी इनकंसिस्टेंसी जो भी थी वो रिमूव कर दी जाती है, अगर इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी जाती है कि भाई आपने इनकंसिस्टेंसी इसकी रिमूव कर दी, वहां से बाहर निकाल दिया इनकंसिस्टेंसी को, ठीक है, किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, फंडामेंटल राइट में, तो वो जो लॉ है देन लॉ विल बी रिवाइज्ड अगेन, उसको वॉइड से वापस हटा देंगे, रिवाइज अगेन। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपने क्या किया, ऐसा कोई कानून बनाया जिससे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 खराब हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल 13(1) लग जाएगा, और 13(1) लगने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वॉइड कर देंगे जितना इनकंसिस्टेंट है। लेकिन बाद में कोई भी संवैधानिक संशोधन पास करके उस इनकंसिस्टेंसी को हम रिमूव कर देते हैं, तो पूरा का पूरा कानून क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि जो दिक्कत थी वो हमने पहली बार निकाल दी। और दिक्कत बाहर निकालोगे कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या बोलता है, DOE बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सेम वैसी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सारे लॉज के बारे में बात करता है, इसके अंदर सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि कोई अपना प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एनी लॉ, एनी लॉ। अब एनी लॉ क्या होगा अगर इनकंसिस्टेंट होगा, किससे इनकंसिस्टेंट होगा, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोई भी कानून जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट से, तो जाहिर सी बात है उसको हमने जनरली क्या पढ़ा था, क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कितना वॉइड हो जाता है, अप टू द इनकंसिस्टेंसी, तो यहां भी वही होगा। लेकिन डॉक्ट्रिन क्या है कि भी कंप्लीट लॉ वॉइड नहीं होगा, कंप्लीट लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ वो पार्ट जहां पर इनकंसिस्टेंसी है वहीं पर ही वॉइड होगा, ठीक है। कंप्लीट लॉ वॉइड नहीं होगा, कंप्लीट लॉ वुड नॉट बी वॉइड, complete law would not be void, only the inconsistent part will be the void, only the inconsistent part will be void। सिर्फ inconsistent part void होगा, remaining law shall prevail, remaining law shall prevail,
यहां तक आपको समझ में आ गया कि भी आपको दो डॉक्ट्रिन बताई मैंने आर्टिकल 13 के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है, अगर कोई मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है और वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट से, और आपने इनकंसिस्टेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके रिमूव कर दिया, तो वो पूरा लॉ रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस पर। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं उनको सेपरेट कर देना, कि अगर मान लो कोई भी कानून है और वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के थ्रू, तो पूरा कानून इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, जितनी इनकंसिस्टेंट है उतना ही वॉइड होगा, बाकी का लॉ क्या कर जाएगा, हमारा रिमेनिंग लॉ शैल प्रिवेल। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा छोटी सी बात करता है आर्टिकल 13, ठीक है। तो आपको दो आर्टिकल मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, प्लस आपको बता चुका हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट क्या ये डेफिनेशन बता चुका हूं आर्टिकल 12 में स्टेट की, और आर्टिकल 13 के अंदर आपको पूरा जुडिशियल रिव्यू समझा चुका हूं, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ दो ही आर्टिकल कर रहा हूं, अब अगली क्लास से अपने प्रॉपर फंडामेंटल राइट जो कि 14, 15, 16 ऐसे हैं वो उनको शुरू करेंगे। एक बार फटफट आपको इसका रिवीजन करा देता हूं। देखो हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 होता है आर्टिकल 12 टू 35। वी हैव बोरोड द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे फंडामेंटल राइट्स का एम होता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन हो। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज ये मैग्ना कार्टा यूएसए के अंदर कहते हैं, इसका प्रमोट होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करना उसको, ठीक है। सारे के सारे राइट हमें स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट है जो हमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ मिलते हैं। ये कुछ पॉजिटिव में होता है, कुछ नेगेटिव में होते हैं। ये राइट्स जो हमारे होते हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इनको डिफेंड करता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे सैक्रोसेंट नहीं है, पवित्र नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर होती है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके कर्टल कर सकती है। अब आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बोलता है कि स्टेट का मतलब क्या होगा जब भी आप स्टेट वर्ड यूज करोगे। पहली बात तो यूनियन का लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अदर टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर यूनियन, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस और अदर लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। आर्टिकल 13 बेसिकली हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, लेकिन और नेक्सल में बताऊं तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब आर्टिकल 13(2) होता है। 13(1) का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कानून जो भी इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो जितने इनकंसिस्टेंट है उस एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट तक वो वॉइड हो जाएगा। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए। और आर्टिकल 13(2) सेम बात ही बोलता है, लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए ऐसा कोई भी कानून जो संविधान आने के बाद बना है और वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो जितना इनकंसिस्टेंट है उतना वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। 13(3) हमें लॉ के बारे में बात करता है कि 2 और 1 में आपने लॉ जो वर्ड बोला है वो लॉ करता क्या है, लॉ का मतलब क्या होगा। लॉ का मतलब भाई देखो, अगर 123 के अंदर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया वो भी लॉ में आएगा। कोई भी ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन वो भी लॉज में आएगा। कोई भी कस्टम जैसा यूजेज जिसको फोर्स ऑफ लॉ से आप अप्लाई कर रहे हो वो भी लॉ में आएगा। 13(4) में प्रॉब्लम आ जाती है। 13(4) क्या बोलता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से पास करता है कि जो आपने वर्ड यूज किया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर लॉज का मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज होगा, उसके अंदर संवैधानिक संशोधन नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी हम बाद में अगर कोई संवैधानिक के अंदर जो कोई फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज करना चाहे, तो ये आर्टिकल 13 के जुडिशियल रिव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमारे आड़े आए और बोले कि नहीं नहीं तुम तो भैया इसका खराब कर रहे हो, अपने ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के साथ ये डाला 13(4) के अंदर कि ऐसा कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ होगा, उसके अंदर 368 का संविधान का संशोधन नहीं आएगा। अब जुडिशियल रिव्यू की बेसिक बात करूं तो आर्टिकल 13(2) के अंदर होता है, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे ही सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू लेगा। दो तरह की डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स क्या कहती है, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ संविधान के आने का पहले का कानून है और वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है और आप संवैधानिक संशोधन करके उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर देते हो, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा, वो लॉ वापस रिवाइज हो जाएगा, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो छुपा देंगे उसको। एक्लिप्स का मतलब छुपा देना, सेवरेबिलिटी मतलब अलग अलग कर देना। अगर कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो पूरा कानून खत्म नहीं होगा, जितना इनकंसिस्टेंट है उतना ही खत्म होगा, बाकी का पूरा कानून वैसे के वैसा ही प्रिवेल करेगा। थैंक यू। तो ये बेसिकली हमने आज ओवरव्यू जान लिया हमारे फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 12 क्या होता है वो आपको बता दिया, और उसके बाद आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू 1, 2, प्री पोस्ट, उसके बाद 24वां संविधान 1971 सब बता दिया। इससे बाहर फंडामेंटल राइट्स मत ही पढ़ना तुम कंफ्यूज भी मत होना कि भी मैं बाहर जाके पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कोई आवश्यकता नहीं है बाहर जाके पढ़ने की, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है। कोई भी ऐसा तुम बुक्स उठा लो, तो 11th क्लास की उठा लो तुम, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, या फिर तुम लक्ष्मीकांत उठा लो, उसमें यही पॉइंट्स दे रखे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तो पढ़ लेना, मुझ पर भरोसा है तो एक बार पेपर का टेस्ट लगा के देख लेना। टेस्ट ही तो बताएगा ना आपको कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे गलत हो रहे, एक बार टेस्ट लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पूरा फंडामेंटल राइट ढंग से शुरू करेंगे।